जब कोई भी कंपनी शेयर्स मार्केट में डिबेंचर्स इशू करती है तो हम ये बोलते हैं कि उसने जनरल पब्लिक को इशू किया है डिबेंचर। लेकिन डिबेंचर केवल जनरल पब्लिक को ही इशू नहीं किया जाता है, यानी अब जनरल पब्लिक को इशू करने से क्या होगा, आपको कैश मिलेगा एज अ फॉर्म। आप डिबेंचर इशू करते हो और रिटर्न आपको कैश मिलता है। डिबेंचर्स कैश के लिए भी इशू किए जाते हैं और काइंड में भी इशू किया जाता है। काइंड का मतलब आपने कुछ सामान ले लिया और उसके बदले डिबेंचर इशू कर दिया। तो यहां पर जो कंपनी है वो एसेट परचेज करती है और जिससे भी परचेज किया है हमने, दैट इज सप्लायर, और उस सप्लायर को हम कैश पे ना करके उतने का हम उसको डिबेंचर इशू कर देते हैं। तो जब एसेट्स के बदले सप्लायर को डिबेंचर इशू किए जाएंगे तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश है ना, आप कैश के अलावा किसी और कारण से डिबेंचर इशू कर रहे हो। और ये सबसे इजी टॉपिक है। अगर आपको शेयर वाले चैप्टर में, डिबेंचर वाले चैप्टर में कुछ भी नहीं आता है, तब भी आप इस टॉपिक को बड़ी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन आता ही आता है इसका। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और इजी भी है, ठीक है। इस पूरे टॉपिक में आपको 3 से 4 एंट्री पास करनी है बस, और वो भी सीक्वेंस वाइज। जैसे आपको एंट्री बता रहा हूं मैं, उसी सीक्वेंस में आपने एंट्री पास करनी है, टोटल 3 या 4। सबसे पहली एंट्री हम पास करते हैं इस टॉपिक में एसेट्स परचेज करने की या फिर बिजनेस परचेज करने की। जिसको भी आप डिबेंचर इशू कर रहे हो उससे या तो आपने एसेट खरीदा होगा या आपने पूरा का पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लिया होगा उसका। तो पहली एंट्री, अगर आपने एसेट खरीदा तो एसेट को परचेज करने की एंट्री, और अगर बिजनेस खरीदा है तो बिजनेस को परचेज करने की एंट्री। एसेट परचेज करने की एंट्री होती है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। जिससे भी हमने सप्लायर से एसेट खरीदा हुआ है उसको हम वेंडर बोलेंगे। तो एसेट को परचेज करने की एंट्री होती है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, है ना। अब यहाँ पे एसेट मशीन हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है। कुछ नहीं लिखा तो सन्ड्री एसेट्स वर्ड यूज करते हैं। एसेट का नाम लिखा हुआ है तो आप उस एसेट का नाम लिखते हो। फर्नीचर मशीन होगा तो फर्नीचर और मशीन वर्ड यूज करेंगे। एसेट परचेज किया आपने तो सन्ड्री एसेट टू वेंडर। बट आपने अगर बिजनेस परचेज किया तो जब हम बिजनेस परचेज करते हैं, जिसका भी बिजनेस परचेज करते हैं तो उसका एसेट भी हमारा और उसका लायबिलिटी भी हमारा। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज, और फिर हम वेंडर का अकाउंट क्रेडिट करते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में होगी, इतना इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में होता है। एसेट कितने का टेक ओवर किया आपने, लायबिलिटी कितने का टेक ओवर किया, और वेंडर में हम अमाउंट लिखते हैं जितना हमें उसको पे करना होता है। उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं परचेज कंसिडरेशन, यानी आपने जो भी परचेज किया है उसके बदले आपको जितना भी अमाउंट पे करना पड़ रहा है वो वेंडर में क्रेडिट करेंगे। जब आप ये वाली एंट्री पास करते हो, इन इंफॉर्मेशन को लिखने के बाद अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड में आ रहा है तो उसको हम कंसिडर करते हैं कैपिटल रिजर्व। यानी आपने सब कुछ लिख दिया और आपको लगा डेबिट साइड में तो 5 लाख है लेकिन क्रेडिट साइड का टोटल 4 लाख आ रहा है, तो 1 लाख हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व। लेकिन अगर डिफरेंस डेबिट साइड में आ गया तो उस डिफरेंस को हमें क्या कंसिडर करना है, गुडविल अकाउंट। और ये डिफरेंस के लिए ही है। एसेट परचेज करेंगे तो नॉर्मल एंट्री, पूरा बिजनेस टेक ओवर करेंगे तो ये वाली एंट्री पास करेंगे। और ये वाली एंट्री जब आप पास करते हो तो या तो डिफरेंस गुडविल में आएगा या डिफरेंस कैपिटल में। ये तो पहली एंट्री हो गई। इन दोनों में से कोई एक एंट्री हम पास करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप एसेट भी परचेज कर रहे हो, बिजनेस भी परचेज कर रहे हो। इन दोनों में से केवल एक एंट्री। सेकेंड एंट्री हम पास करते हैं वेंडर को अगर हमने कैश की पेमेंट कर दी है। सपोज आपने एसेट तो 5 लाख का खरीदा, लेकिन उस 5 लाख में से अगर आपने 1 लाख रुपए उसको कैश में दे दिए, 2 लाख रुपए कैश में दे दिए, 3 लाख कैश में दे दिए, तो उसके लिए हमें एंट्री पास करनी है
वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पार्ट पेमेंट। कभी भी हम फुल पेमेंट नहीं करेंगे कैश में, क्योंकि ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर इस डिबेंचर के टॉपिक का कोई मतलब नहीं रह जाता है। थोड़ा बहुत पैसा आपने उसको कैश में दिया तो दूसरी एंट्री आपको ये पास करनी है, और जो बैलेंस अमाउंट रह गया उसके लिए हम उसको डिबेंचर इशू कर देंगे। अब डिबेंचर या तो पार पर इशू होता है या प्रीमियम पर इशू होता है या फिर डिस्काउंट पर। तो डिबेंचर इशू करने की एंट्री होगी, अगर आपने डिबेंचर पार पर इशू किया है तो आप एंट्री पास करते हो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ये पार वाली एंट्री है। लेकिन अगर आपने डिबेंचर प्रीमियम पर इशू किया है तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। लेकिन अगर आपने डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू किया है तो वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर अकाउंट। एंट्री का सीक्वेंस भी यही रहेगा, पहले हम इसमें से कोई एक एंट्री पास करेंगे, फिर हम देखेंगे कि आपने उसको कैश में पेमेंट किया हुआ है कुछ। अगर कैश में पेमेंट है तो दूसरी एंट्री ये रहेगी। लेकिन अगर आपने कोई पेमेंट नहीं की है उसको तो ये एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। इस एंट्री के बाद ये वाली एंट्री। अब यहां पर आप देखो 3 एंट्री पास की हमने। डिबेंचर पार पर इशू करते हैं तो ये एंट्री, प्रीमियम पर इशू करते हैं तो ये, डिस्काउंट पर इशू करते हैं तो ये एंट्री। अब इन तीनों में से कोई एक एंट्री पास करेंगे। जिसको भी हम डिबेंचर इशू करेंगे उसको हम या तो पार पे या प्रीमियम पे या डिस्काउंट, है ना। तो इन तीनों में से कोई एक एंट्री। क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें लिखा हुआ है कि जॉय लिमिटेड ने 9 लाख रुपए का बिल्डिंग परचेज किया हुआ है। अब किससे परचेज किया है ये तो बताया नहीं उसने। अगर सप्लायर का नाम होता है हमने इनसे परचेज किया है तो वो हमारे लिए वेंडर हो जाता है। लेकिन इसमें वेंडर का पता नहीं लग रहा है, लेकिन ये तो पता लग रहा है कि उसने एसेट खरीदा है, पूरा बिजनेस नहीं टेक ओवर किया है। तो पहली एंट्री सन्ड्री एसेट्स टू वेंडर अकाउंट, यहां भी हम वही करेंगे। और एसेट का नाम पता है हमें, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट जॉय परचेजर है, वेंडर का नाम नहीं पता। पहली एंट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ठीक है। इन दोनों में से हमने ये वाली एंट्री कर दी पास। सेकंड एंट्री हमें पास करना होता है अगर हमने उसको कैश पेमेंट कुछ किया हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी हुई है कि इस 9 लाख रुपए में से आपने 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कैश में पे किया हो, तो दूसरी एंट्री हम पास नहीं करेंगे। थर्ड एंट्री पर आ जाता है डिबेंचर को इशू करने की। और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है एंड द कंसिडरेशन वाज पेड बाय इशूइंग 10% डिबेंचर ऑफ द नॉमिनल फेस वैल्यू 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। आपने डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू कर रखा है। और आप देखो यहां पर एंट्री लास्ट वाली एंट्री लास्ट वाली एंट्री पास की हमने, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू 10% डिबेंचर। अब अमाउंट कैसे लिखना है, तो आप देखो कि आपने 9 लाख की बिल्डिंग खरीदी, कुछ पैसे आपने दिए नहीं उसको, तो 9 लाख रुपए का डिबेंचर देना पड़ेगा आपको, है ना। 9 लाख रुपीस आपने वेंडर में लिखा, जितनी की पेमेंट करनी है आपने। सपोज 2 लाख की पेमेंट हमने कर दी होती तो ये पेमेंट वाली एंट्री भी करते हम 2 लाख से,
तो 2 लाख की पेमेंट करने के बाद अगर डिबेंचर इशू करते यहाँ पे 7 लाख आता है ना, तो यहाँ पर तो कोई कैश पेमेंट नहीं है, तो पूरा का पूरा 9 लाख से आ गया। अब डिस्काउंट और डिबेंचर में अमाउंट कैसे लिखना है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना पड़ता है आपको। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ डिबेंचर? जितने का डिबेंचर आप इशू कर रहे हो टोटल अमाउंट ऊपर लिखो। अगर आपने पार पर डिबेंचर इशू किया है तो फेस वैल्यू 100 है, 100 से डिवाइड करेंगे। अगर आपने प्रीमियम पर इशू किया डिबेंचर 10% के प्रीमियम पर तो 110 से डिवाइड करेंगे। और अगर आपने डिस्काउंट पर इशू किया है तो डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उससे, यानी 100 का डिबेंचर है, 10% का डिस्काउंट है, तो 100 का 10% हो जाता है 10 रुपीज, तो हम डिवाइड करेंगे 90 से। ठीक है ना, पार पर इशू होगा तो 100 से डिवाइड करना है, फेस वैल्यू जो भी होगा उसका, प्रीमियम होगा तो प्रीमियम ऐड करके डिवाइड करेंगे, डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट माइनस करेंगे। तो इससे आगे आपका 10,000 डिबेंचर है ना, इंपॉर्टेंट है, नरेशन लिखना पड़ता है आपको। नहीं लिखा आपने 10,000 डिबेंचर इशू किए, नंबर कट जाएंगे। ठीक है, एक बार नंबर ऑफ डिबेंचर आपको पता लग गया तो आप क्या करो, एक बार इस 10,000 को मल्टीप्लाई करो फेस वैल्यू से और एक बार मल्टीप्लाई करो डिस्काउंट से। डिस्काउंट वाला अमाउंट विच इज 1 लाख डिस्काउंट में लिखेंगे और 100 वाला जो अमाउंट है वो आएगा डिबेंचर। ठीक है, इस तरीके से आपको एंट्री पास करनी है। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि अनन्या लिमिटेड ने एस्टैब्लिश्ड बिजनेस परचेज किया है फॉर 2 लाख रुपीज। पूरा का पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लिया उसने। अब देखो, बिजनेस टेक ओवर करने का मतलब ये नहीं है कि आप ये वाली एंट्री पास कर दो। ये वाली एंट्री आप तब पास करते हो जब आप एसेट भी खरीदते हो और लायबिलिटी भी टेक ओवर करते हो। यहां उसने क्या लिखा कि 2 लाख रुपए में आपने बिजनेस टेक ओवर कर लिया। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि इसमें एसेट कितना, लायबिलिटी कितना है? तो यहां पर 2 लाख जो गिवन है उसको आप मान लेते हो एसेट्स परचेज किया केवल आपने। तो यहां भी क्या एंट्री पास करेंगे? इस क्वेश्चन में लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब आप केवल एसेट वाली एंट्री पास करोगे। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे जहां पर आपको ये एंट्री भी पास करनी पड़ेगी, है ना, उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एंट्री हम पास करेंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। यहां भी नहीं पता हमें कि कौन से सप्लायर से हमने बिजनेस टेक ओवर किया, बिजनेस परचेज किया, तो वेंडर वर्ड यूज करेंगे। 2 लाख रुपए का आपने बिजनेस है ना खरीद लिया। पेबल एज 65,000 बाय चेक। 65 की पेमेंट आपने चेक से कर दी, यानी पेमेंट कर रहे हैं तो दूसरी एंट्री पेमेंट की करते हैं। दूसरी एंट्री हम पास करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक 65,000 से। 2 लाख रुपए का बिजनेस खरीदा हमने, 65 की पेमेंट तो हमने चेक के थ्रू कर दी, बचा कितना 1,35,000। तो इसके लिए हम डिबेंचर इशू करेंगे और इसके लिए क्या लिखा हुआ है कि जो बैलेंस अमाउंट बचा उसके लिए आपने 9% वाले डिबेंचर इशू कर दिए हैं 10% के डिस्काउंट, यानी फिर से डिस्काउंट वाली एंट्री। एंट्री पास कर लेते हैं पहले। वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन डिबेंचर 9% डिबेंचर। प्रांजल तब से चल कुसर चल रही है तब से। डिस्काउंट वाली एंट्री पास कर दी आपने। अब यहां पर वेंडर पे कितना अमाउंट लिखना है, जितना बचा हुआ है 1,35,000। डिस्काउंट और डिबेंचर में अमाउंट लिखने से पहले नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना पड़ेगा, तो 135 का डिबेंचर इशू करना है। और यहां पर हम डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं। 100 का डिबेंचर है, 10% का डिस्काउंट, तो 90 से डिवाइड करेंगे फिर से
15,000 आ जाएगा आपका डिबेंचर। अमाउंट कैसे लिखना है, एक बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे फेस वैल्यू से और एक बार मल्टीप्लाई करना डिस्काउंट वाले अमाउंट से। $15,000 आ गया आपका डिस्काउंट में और 1,50,000 आ जाएगा डिबेंचर। आया समझ? क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है रामा लिमिटेड टुक ओवर फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ कृष्णा लिमिटेड। रामा लिमिटेड परचेजर है, कृष्णा लिमिटेड वेंडर है। एसेट और लायबिलिटी दोनों टेक ओवर हो रहा है, इसका मतलब आपको पहली एंट्री ये वाली बात करनी पड़ेगी। अब केवल एसेट पहली वाली और एसेट और लायबिलिटी तो सेकंड वाली। कौन कौन से एसेट और लायबिलिटी टेक ओवर किया उसने? लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, क्रेडिटर। क्रेडिटर लायबिलिटी हो गया 3 एसेट। द परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹60 लाख। परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट कितना है? 60 लाख। यानी ये जो एसेट और लायबिलिटी उसने टेक ओवर किया है उसके बदले 60 लाख की पेमेंट करनी है उसको। Was paid by issuing 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 each at a premium of 20%। और सारे अमाउंट के लिए उसने क्या किया है? डिबेंचर इशू कर दिया है 20% के प्रीमियम। यानी कैश पेमेंट की कोई बात नहीं है इस क्वेश्चन। फर्स्ट एंट्री हम पास करेंगे इधर। यहां पर हम क्या करते हैं, सारे एसेट्स को डेबिट और लायबिलिटीज को क्रेडिट। तो पहले हम एसेट सारा लिख देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 50 लाख, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10 लाख, स्टॉक अकाउंट डेबिट 5 लाख। एक लाइन छोड़ देना है क्योंकि हमें नहीं पता डिफरेंस डेबिट साइड में आएगा क्रेडिट साइड में आएगा। बस पता तो लग जाएगा पढ़ के, लेकिन है ना, अगर आपको क्लियर नहीं होता है सर अगर पेपर में लाइन छोड़ देंगे तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको श्योर होना है तो आप इस तरीके से देख सकते हो। एसेट कितने आपके 65 लाख के, लायबिलिटी 7 लाख का, और टू वेंडर करके हम परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट भी लिखते हैं तो 60 लाख वो लिखना है आपने। तो क्रेडिट साइड में तो आ जाएगा 67 और डेबिट साइड में 65। तो ऐसे भी पता लग जाएगा आपको कि डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डेबिट साइड में। तो आप पहले ही लिख सकते हो, और नहीं तो आप इस तरीके से कर लो। सारे एसेट्स को डेबिट करना है, उसके बाद लायबिलिटी 7 लाख और परचेज कंसिडरेशन का जो अमाउंट है, और क्लियरली बताया उसने कि 60 लाख रुपए का कंसिडरेशन है सेटलमेंट अमाउंट। तो 60 लाख आपने क्रेडिट कर दिया। अब टोटल करें अगर हम 65 डेबिट 67 क्रेडिट, यानी डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड में, उसको क्या मान लेना है? गुडविल मान लेना है 2 लाख का। पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री पेमेंट करने की करते हैं, बट कुछ अमाउंट हमने पे तो किया नहीं है, तो हम थर्ड एंट्री सीधा डिबेंचर को पास करने कर देंगे, डिबेंचर इशू करने की। और इस बार क्वेश्चन में डिबेंचर जो इशू हुए हैं वो प्रीमियम पर हुए हैं, तो प्रीमियम वाली एंट्री। कृष्णा लिमिटेड डेबिट टू 12% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कृष्णा लिमिटेड में कितना लिखना है आपको? 60 लाख सेटलमेंट अमाउंट जो है, और यहां अमाउंट लिखने से पहले आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ डिबेंचर, है ना। वो कैसे निकालेंगे हम? 60 लाख रुपए डिवाइड करना है फेस वैल्यू प्लस में प्रीमियम 120 से। 100 का डिबेंचर है और 20% प्रीमियम है, तो 120 से डिवाइड करेंगे। $50,000 डिबेंचर आ गया। एक बार तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। तो ये आ गया 50 लाख और ये आ गया 10 लाख।
यानी यहां पर डिबेंचर में 50 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 10 लाख। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन।